आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं। वक्फ कानून के खिलाफ तमाम पिटिशंस लगाई गई थीं, उस पर आज दूसरी सुनवाई थी। आपको याद है, पिछली सुनवाई में वक्फ बाय यूज़र और जो वक्फ बोर्ड्स में गैर मुसलमानों के शामिल करने की बात थी कानून पर, उस पर रोक लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वक्फ बाय यूज़र जारी रहेगा और जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर लेता है तब तक नए वक्फ बोर्ड नहीं बनाए जाएंगे नए कानून के मुताबिक। जब नए कानून के मुताबिक नए वक्फ बोर्ड नहीं तय किए जाएंगे तो उसमें गैर मुसलमानों के शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता है। आज हियरिंग हुई है, हम बिंदुवार तरीके से बताएंगे कि आज सुनवाई में क्या हुआ। पहली बात तो एक छोटी सी जीत ज़रूर मुस्लिम पक्ष की है, क्योंकि जो राहत उनको पिछली बार मिली थी कि वक्फ बाय यूज़र जारी रहेगा, वो आदेश अब भी जारी रहेगा और नए वक्फ बोर्ड और नए वक्फ काउंसिल नहीं बनाए जाएंगे। यानी नए वक्फ कानून के हिसाब से जो वक्फ बोर्ड बनाए जाने हैं जिसमें गैर मुसलमानों के शामिल होने की बात है, वो जारी रहेगा। हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता और सदस्य कासिम रसूल इलियास साहब हैं, जो हर हियरिंग के बाद हमारे पास होते हैं और तफसील में समझाते हैं। सर, क्या हुआ आज, हमारे आराम से दर्शकों को बताइए। और हम एक आध सवाल और पूछना चाहेंगे। पहले तो बताइए, ताज़ा अपडेट क्या है? ताज़ा अपडेट ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने आते से ये बात कही कि चूँकि मैं रिटायर होने जा रहा हूँ तो मैं पूरे तफसील से अब मैटर को सुन नहीं सकता हूँ, तो बेहतर ये होगा कि मैं इसको आगे बढ़ा दूँ। अगले चीफ जस्टिस जो आएंगे वो सुनेंगे। तो जितने वकील थे, सरकारी वकील ने भी और हमारे जो वकील होने थे उन्होंने इससे एग्री किया। कहा ठीक है, आप चूँकि रिटायर होने जा रहे हैं तो ये मैटर आगे नहीं चल सकता है, तो जो चीफ जस्टिस पूरी तरह सुनेंगे उन्हीं के हवाले कर दिया जाए। तो अब चूँकि गवाही साहब 13 तारीख को चार्ज ले रहे हैं तो 15 तारीख लगाई गई है अगली डेट लगाई है। यानी जो पिछली बार आदेश दिया गया था कि वक्फ बाय यूज़र जारी रहेगा, नए वक्फ बोर्ड नए वक्फ काउंसिल नहीं बनाए जाएंगे नए कानून के हिसाब से, तो क्या वो राहत जो दी गई थी वो राहत जारी रहेगी? ये तो बुनियादी बात ये है कि वो राहत जारी रहेगी जब तक कि ये सुनवाई नहीं होती। आज सुनवाई होती तो वो राहत पे शायद बात होती, लेकिन अब ये सुनवाई हुई नहीं तो वो राहत कंटिन्यू रहेगी। इलियास साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, केंद्र सरकार ने एक बहुत डिटेल्ड एफिडेविट फाइल किया, अपना बहुत डिटेल्ड हलफनामा फाइल किया। पिछली बार भी हियरिंग जब हो रही थी तो कोर्ट में तुषार मेहता साहब ने कहा कि कोई अंतरिम आदेश ना दें, हम एफिडेविट फाइल करना चाहते हैं, पर चीफ जस्टिस साहब ने नहीं सुनी थी और अंतरिम आदेश दे दिया था कि वक्फ बाय यूज़र और नया वक्फ बोर्ड नहीं बनाए जाएंगे। एफिडेविट में बहुत सारी बातें कही हैं। कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पिछले 12 साल में 2 गुनी से ज़्यादा हो गई हैं और बहुत डिटेल्ड तरीके से अध्ययन करने के बाद ये कानून बनाया गया और देश के चुने हुए सांसदों ने, प्रतिनिधियों ने उसको पास किया है। इस पर अंतरिम आदेश ना दिया जाए, डिटेल हियरिंग करके एक फाइनल आदेश दिया जाए। तो बहुत सारी बातों पर केंद्र सरकार ने डिफेंड किया है कि आप लोग गलत हैं, आप लोग जानबूझ करके इस पूरे मामले को धार्मिक रंग दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था एफिडेविट में कि वक्फ की ज़मीनें धार्मिक मामला नहीं है, जबकि एक लीगल बात है, एक कानूनी बात है। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार का जो हलफनामा है वो झूठ पर आधारित है। बहुत सारे ब्लंडर्स उसके अंदर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब वो ये कहते हैं कि 2013 से प्रॉपर्टीज़ बहुत बढ़ गई है वक्फ की, ये तो बहुत ही स्पष्ट तौर पे हमने जो अपना रिजॉइंडर दिया उसमें बताया कि पहले एक प्रॉपर्टी थी, अब उसको 4 टुकड़ों में बांट दिया आपने। यानी एक प्रॉपर्टी थी जिसमें ईदगाह भी थी, जिसमें कब्रिस्तान भी था, जिसमें मस्जिद भी थी, अब आपने उसको 3 प्रॉपर्टी दिखा दिया। तो ये जो बदमाशी है कि आपने एक प्रॉपर्टी को 3 हिस्सों में बांट दिया और उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी बढ़ गई है, तो ये तो स्पष्ट तौर पर नज़र आ रही है ना। हमने तो उसको खोल कर दिखा दिया कि ये देखिए, ये प्रॉपर्टी पिछली बार एक थी, अब इसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया, तो ये ऑब्वियस है कि वो बढ़ जाएगी, नंबर 1। दूसरी बात ये कि ये वक्फ का मामला धार्मिक मामला है। ये बात आप जानते हैं कि वक्फ जो होता है वो वक्फ अल्लाह के लिए वक्फ की जाती है और वो ता क़यामत वक्फ होती है, हमेशा के लिए वक्फ रहती है। और उसके जो कानून बना हुआ था उसमें भी उसको वो माना गया था। आपने उसको आर्टिकल 40 ही ख़त्म कर दिया, जिसमें उसके वक्फ बोर्ड के जो मकासद हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे वो डिफ़ाइन किए गए थे, वो सब चीज़ों को आपने ख़त्म कर दिया। और अब ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वो धार्मिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो एक लीगल मामला है। तो ये जो बताइए कि जो हिंदू इंडोमेंट्स हैं, जो सिख इंडोमेंट है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो धार्मिक प्रॉपर्टी है या नहीं है? अगर वो धार्मिक प्रॉपर्टी है तो वक्फ की प्रॉपर्टी धार्मिक क्यों नहीं होगी? वहाँ मस्जिद है, वहाँ ईदगाह है, वहाँ कब्रिस्तान है, वहाँ पे मदारिस है, वहाँ पे जो है खानखाएँ हैं, तो ये सब तो धार्मिक स्थल हैं ये। तो ये इसको कैसे आप धार्मिक प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं?
तो ये जो भी गलत तरीका, और जब वो ये कहते हैं कि ये धार्मिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप अपने ही पिछले हलफनामे में ये कह रहे थे कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो धार्मिक काम है, जो इसका मेंटेनेंस है वो सेकुलर काम है। तो मेंटेनेंस के अंदर कोई भी आदमी आ सकता है, यही तो आपका ऑब्जेक्शन था। जो आप ये कह रहे थे कि ये काम तो धार्मिक है, अब आप कह रहे हैं धार्मिक नहीं है, तो अपने ही हलफनामों को आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि गैर मुसलमानों को इसलिए शामिल किया जा रहा है क्योंकि वक्फ का जी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं और मैनेजमेंट में लोगों की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा लोगों की ज़रूरत होती है, इसलिए हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा ताकि सहूलियत रहे आप लोगों को। ये बात कोर्ट में एफिडेविट में कही है सरकार ने, आपने पढ़ी होगी। नहीं, बिल्कुल सही इन्होंने कहा ये बात, लेकिन ये बताइए आप कि फिर हिंदू एंडोमेंट के लिए ये शर्त क्यों है कि वो हिंदू ही होना चाहिए? यहाँ तक है कि अगर कोई कलेक्टर या कमिश्नर को अपॉइंट किया गया और वो कलेक्टर या कमिश्नर मुसलमान है या सिख है या कोई और उसका धर्म का है, तो उससे नीचे वाले आदमी को लिया जाएगा या उससे ऊपर वाले आदमी को लिया जाएगा। तो ये जो हिंदू एंडोमेंट के लिए कंडीशंस हैं, जो सिख एंडोमेंट के लिए कंडीशन है, वो कंडीशन आप यहाँ विड्रॉ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमको मैनेजमेंट के लिए अच्छे लोग चाहिए। तो मैनेजमेंट के लिए आप ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान में अच्छे लोग नहीं होते हैं? तो ये तो यानी ये जो तरीक़ा इख्तियार कर रखा आपने पहले से कि ये लोग जो हैं पंक्चर बनाने वाले लोग हैं, ये लोग इनके पास सलाहियत नहीं है, ये लोग कैपेबल नहीं है इस करने के लिए, तो अब तक के 70 साल से वही लोग चला रहे थे, अब आप दूसरे लोगों को लाना चाहते हैं। तो ये जितने जस्टिफिकेशन है ये सब वेग हैं, इसका कोई आधार नहीं है। ठीक है, शुक्रिया सर। तो आपने कासिम रसूल साहब को सुना। वक्फ बाय यूज़र क्या होता है ये हमने आपको पहले भी समझाया था, और वक्फ बाय यूज़र एक ऐसा क्लॉज है जिसको लेके सबसे ज़्यादा विरोध है। अब बहुत सारी जो ज़मीनें हैं जो वक्फ़ कर दी गई, वक्फ़ मतलब खुदा के नाम पर दान दे दी गई कि हम खुदा के लिए दान दे रहे हैं, तो उसमें मदरसे बनते हैं, मस्जिद बनती हैं, ईदगाहें बनती हैं, कब्रिस्तान बनते हैं। तो अब जिन प्रॉपर्टीज़ का डॉक्यूमेंट नहीं है, नए कानून के हिसाब से अगर उन प्रॉपर्टीज़ पर कोई क्लेम कर देगा भाई नहीं ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो वो फैसला वक्फ बोर्ड करेगा और वो फैसला करेगा डीएम या केंद्र या राज्य सरकार का अपॉइंटेड आदमी। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है भाई डीएम तो राज्य सरकार द्वारा अपॉइंटेड होता है, और मान लीजिए कि राज्य सरकार ही कह दे ज़मीन वक्फ की नहीं है, ज़मीन हमारी है, तो क्या वो राज्य सरकार के खिलाफ जाएगा उन्हीं का ही अपॉइंटेड नुमाइंदा? तो पिछली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बाय यूज़र जो है, इस्तेमाल से जो प्रॉपर्टी वक्फ है वो जारी रहेगा, और इस बात पर बहुत एतराज़ था कि वक्फ बोर्ड्स में गैर मुसलमानों को शामिल किया जाएगा। अब उस बात को लेकर के आपत्ति थी कि भाई ये धार्मिक मामला है, मुसलमानों की ज़मीन है, उसमें हिंदू कैसे मैनेज करेंगे? इस पर ये टिप्पणी खुद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हियरिंग में की थी कि भाई बताइए, केंद्र सरकार से पूछा था कि बताइए कि कितने हिंदू एंडोमेंट्स हैं जहाँ पर मुस्लिम सदस्य या गैर हिंदू हैं। ये बहुत सारी बातें थीं। अब एक बहुत डिटेल हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जारी किया है। अब केंद्र सरकार चाहता है कि बिंदुवार तरीके से इस पर चर्चा हो। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दे दिया है वो ठीक नहीं है। बहुत सोच समझ करके, बहुत सारे लोगों की राय शुमारी करके ये बिल बनाया और फिर वो बिल पास हुआ सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं एक सवाल लूँगा बस, हमारे इमरान मसूद हैं जो कि पिटिशनर हैं, सांसद हैं कांग्रेस के। ये बताइए, केंद्र सरकार कह रही है एफिडेविट में अपनी कि बहुत सोच समझ करके, पढ़ लिख करके, लोगों से राय शुमारी करके ये कानून बनाया गया, आपने इसमें अंतरिम आदेश नहीं देना चाहिए था, और कैसे न्यायपालिका कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप कर रही है। ये बात बहुत डिटेल तरीके से सुप्रीम कोर्ट क्या बात बोल दी है, किन्होंने ड्राफ्ट किया? वो 12 लोग थे उस ड्राफ्ट करने में। 12 लोगों में से 10 लोगों को ये भी नहीं पता कि पाकी और नापाकी क्या होती है। आप जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी थे? जी, मैं था। जिसको उन्होंने ड्राफ्ट किया ना, उसमें 12 लोगों में से 10 को ये भी नहीं पता था कि पाकी और नापाकी क्या होती है और कपड़ों पर छींट लगने का मतलब क्या होता है। ये वक्फ समझेंगे, जिनको वक्फ का नहीं पता है वो बनाएंगे वक्फ। और आपने क्या झूठ का पुलिंदा आपने बना दिया। जेपीसी में कुछ बोला आपने, सुप्रीम कोर्ट में कुछ बोल रहे हो। अब सच कहाँ बोल रहे हो ये तो बताना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में दिया है एफिडेविट, 20 लाख एकड़ ज़मीन आपने बताई है, तो बताओ 20 लाख एकड़ ज़मीन कहाँ है? उस 20 लाख एकड़ ज़मीन को बरामद कराओ। ये जिम्मेदारी तो सरकार की है। अब ये जिम्मेदारी सरकार की है, बरामद कराए। ये ना भाई, ये पल्ला नहीं झाड़ सकती सरकार इससे। ये बताना पड़ेगा कौन से तहसील में, कौन से ब्लॉक में, कौन से गाँव में, कौन से प्रदेश में है। इमरान जी, कल एक कार्यक्रम में किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक मंत्री, उन्होंने कहा कि वक्फ कानून जो है उसको हम लागू करवाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, और हम किसी भी तरीके से विपक्ष का जो प्रोपेगेंडा है, उन्होंने आप लोगों को प्रोपेगेंडिस्ट कहा है,
उसके झांसे में नहीं आएंगे। ये मुसलमानों को और गरीब मुसलमानों को, पिछड़े मुसलमान, सुनिए, पिछड़े मुसलमानों को हक दिलवाने वाली बात है वक्फ में, वो ये कह रहे हैं। सारी तो आपने छात्रवृत्ति रोक दी पिछड़े मुसलमानों की, हैं? आप देंगे, आपने पूरा बजट घटा दिया मुसलमानों का। आप सरकार पैसा देने को तैयार नहीं, और जो हमारा पैसा है उसे भी हड़पने को तैयार है। और यहाँ आकर के आप एफिडेविट दे रहे हो, तो आप साबित करो कहाँ है वो ज़मीन, और अगर ज़मीन है तो सरकार के पास इतना दम होना चाहिए कि उसे बरामद करे। सरकार के पास इतना दम होना चाहिए उसे बरामद करे। कहाँ है 20 लाख एकड़ ज़मीन भाई? ये जो एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इनके पास कहाँ से आ गए आंकड़े? सेंटर के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। 2013 में वामसी पोर्टल आया, रजिस्ट्रेशन उसके ऊपर से चालू कराने की बात हुई, और उससे पहले जो रिकॉर्ड था वो सारा या तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में था या वक्फ बोर्ड के अंदर, जो स्टेट के वक्फ बोर्ड है उनके पास था। इनके पास तो कुछ था नहीं। तो अब ये जो एफिडेविट दे करके आपने बताया कि साहब 20 लाख एकड़ ज़मीन बढ़ गई है, 39 लाख एकड़, पहले तो 9 ही लाख एकड़ थी, 9 लाख के बाद वो 19 लाख हुई, 19 के बाद फिर 20 उसमें और प्लस हो गए। तो ये जो रोज़ बढ़ रही है, क्या बताऊँ, अगले बार को वक्त में सारा का सारा हिंदुस्तानी वक्त दिखाई देने लगे इनको। अब ये बताना पड़ेगा आपको, सुप्रीम कोर्ट में दिया है एफिडेविट, और हमने बिंदुवार एक एक चीज़ का, एक एक बिंदु के ऊपर हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जवाब दाखिल किया है। हमने जो काउंटर एफिडेविट दिया उस पर एक एक बिंदु के ऊपर गया है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, तो इमरान मसूद सांसद, कांग्रेस के सांसद थे, कांग्रेस के सांसद जो सहारनपुर से हैं, पिटिशनर भी हैं इस केस में, तो आपने उनकी बात सुनी। तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत डिटेल हियरिंग के बाद फैसला होगा, और द रेड माइक पर हमेशा से हम बहुत आराम से, शांति से, बिना चीखम चिल्ली के आपको ऑथेंटिक अपडेट्स स्टेक होल्डर से बताते दिखाते आए हैं। तो जो एफिडेविट फाइल की थी उसमें बताया था कि भाई कैसे जो है वक्फ की ज़मीनें दुगना तिगुना चौगुना बढ़ गई 10 से 12 साल में, 39 लाख एकड़ हो गई, जो पहले सिर्फ 9 लाख एकड़ थी। अब वो कह रहे हैं कि पहले रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, 2013 का जो वक्फ कानून था उसके बाद रजिस्ट्रेशन हुआ वामसी पोर्टल पे, इसलिए बढ़े क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन नहीं थे। तो अब कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कौन झूठ, कौन सच, अंत में फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन जो पिछली बार मुस्लिम पक्ष को राहत मिली थी, अंतरिम राहत, वो जारी रहेगी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।